लिव इन थेरेपी। आई एम नेहा एंड टुडे डिस्कस अबाउट फॉर इंजरीज ऑफ द फोर आर्म एंड रिस्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म बोन्स। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो लास्ट का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया हुआ है एल्बो जॉइंट के फ्रैक्चर एंड शोल्डर जॉइंट के फ्रैक्चर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। सो फोर आर्म का जो फ्रैक्चर होता है, सो मोस्ट कॉमन जो हमारी बोन होती है रेडियस एंड अल्ना, इनमें फ्रैक्चर होता है, हमें ऑल एज ग्रुप में देखने को मिलता है फ्रैक्चर। जो ये फ्रैक्चर होता है वो डायरेक्ट इंजरी कोई हो गई उससे हो सकता है, या हम कहीं फॉल हो जाए, आउट स्ट्रेच हो जाए, या कोई भी इनडायरेक्टली इंजरी हो जाती है तो इस कारण रेडियस और अल्ना पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है। तो हमारी दोनों बोन जो होती है रेडियस और अल्ना, दोनों बोन में भी फ्रैक्चर एक साथ देखने को मिल सकता है। एक बोन पर फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है, दूसरी बोन वो डिसलोकेटेड हो सकती है। तो इसकी जो एनाटमी है वो देखते हैं। तो जो फ्रैक्चर होता है फोर आर्म का, वहाँ पे हमारे दो मूवमेंट होते हैं हमारी फोर आर्म बोन का आती है, जैसे कि सुपिनेशन हो गया एंड दिस इज प्रोनेशन हो गया। तो सुपिनेशन और प्रोनेशन होता है हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट पे होता है। जो मसल्स होती हैं, सुपिनेटर मसल्स होती है फोर आर्म पे, जैसे कि बाइसेप्स हो गया एंड सुपिनेटर हो गया, तो ये क्या कराती है, हमारी सुपिनेशन कराती है। जो सुपिनेशन होता है वो हमारी प्रॉक्सिमल सुपिनेटर होता है, सुपिनेटर मसल होता है। तो प्रॉक्सिमल एरिया पे सुपिनेशन देखने को मिलता है फोर आर्म के। एंड डिस्टल जो एरिया होता है जहाँ पे रेडियो अल्नर जॉइंट होता है, तो वहाँ पे हमारा प्रोनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोनेटर मसल्स होती है, प्रोनेटर टाइस हो गई, प्रोनेटर क्वाड्रिटस हो गई। तो ये मसल्स जो होती हैं मिडिल डिस्टल 1/3 पे क्या कराती है, रेडियस को प्रोनेशन कराती है। तो दो टाइप के मूवमेंट होते हैं, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन। तो जो सुपिनेशन वो कंट्रोल करती है वो हमारे प्रॉक्सिमल हाफ फोर आर्म मसल्स होती हैं, सुपिनेटर्स बोलते हैं जिन्हें। और जो हमारी प्रोनेशन को कंट्रोल करती है उन्हें हम बोलते हैं प्रोनेटर मसल्स, जो हमारे डिस्टल हाफ पे होती है, वो कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को। तो प्रॉक्सिमल हाफ पे सुपिनेटर एंड डिस्टल हाफ पे हमारी प्रोनेटर होता है। सो दोनों एंड पे फ्रैक्चर देखने को मिलता है फोर आर्म बोन में। और कुछ फ्रैक्चर जो होते हैं वो हमारे रेडियो अल्नर जॉइंट पे देखने को मिलता है, जहाँ पे रेडियो अल्ना का आर्टिकुलेशन हुआ होता है। तो आज रेडियस बोन एंड अल्ना बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट होती है प्रॉक्सिमली और डिस्टल भी। और एंट्रोसिस मेम्ब्रेन भी होती है जो उससे एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं। तो इसमें जो फ्रैक्चर होता है दोनों बोन पे होता है, कभी एक बोन पे भी हो सकता है, दूसरी बोन होती है वो डिस्प्लेस कर जाती है, डिसलोकेशन हो जाता है। तो ये हमारी रेलिवेंट एनाटमी थी फोर आर्म बोन की, जिसमें हमने देखा कि डिस्टल हाफ एंड प्रॉक्सिमल हाफ पे फ्रैक्चर होता है। हमारी जो मसल्स होती है वो सपोर्ट कराती है, मूवमेंट होता है। रेडियो अल्नर जॉइंट जहाँ आर्टिकुलेट होता है वहाँ पे भी फ्रैक्चर देखने को मिलता है। वहाँ पे रेडियस और अल्ना और एंट्रोसिस मेम्ब्रेन होती है वो एक दूसरे से आर्टिकुलेट होते हैं एक दूसरे। सो हम देखते हैं फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म बोन। तो इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन हमारी दो बोन होती है, रेडियस होती है, अल्ना होती है, एक दूसरे से आर्टिकुलेट रहते हैं। तो वहाँ पे जब फ्रैक्चर होता है तो उसे एक जनरल टर्म हम यूज़ करते हैं, फ्रैक्चर ऑफ बोथ बोन ऑफ द फोर आर्म। रेडियस एंड अल्ना आर कॉमनली फ्रैक्चर टुगेदर, एक साथ हो सकते हैं, कॉमन फ्रैक्चर होता है जिसमें हम कॉमन टर्म यूज़ करते हैं बोथ बोन ऑफ द फोर आर्म। कॉजेज क्या होते हैं, डायरेक्ट इंजरी हो जाती है, डायरेक्ट फोर्स या इनडायरेक्ट फोर्स। डायरेक्ट फोर्स मीन्स जैसे कि लाठी चार्ज हो जाता है क्राउडली एरिया पे। एंड इनडायरेक्ट जैसे कि फॉल ऑन हैंड के थ्रू हम आउट स्ट्रेच फॉल हो जाए, तो ये हमारी इनडायरेक्ट इंजरी होती है, इनडायरेक्ट फोर्स लगता है। नेक्स्ट उसके बाद हम इसका डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। जो फोर आर्म बोन होती है हमारी रेडियस और अल्ना, उसका डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है वो देखते हैं। इन चिल्ड्रन दिस फ्रैक्चर आर ऑफन अनडिस्प्लेस्ड और मिनिमली डिस्प्लेस्ड, इसे हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। बच्चों में हमें देखने को मिलता है तो ये अनडिस्प्लेस्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादातर कॉमनली होता है कि जो फ्रैक्चर होता है वो अनडिस्प्लेस्ड रहता है फोर आर्म बोन पे। बट मिनिमली हमें कभी कभी देखने को मिलता है कि वो डिस्प्लेस्ड हुआ हो, तो जिसे हम बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। मीन्स ये ऐसा फ्रैक्चर है जब भी कोई आप पे कोई अटैक करता है तो आप अपने सपोर्ट के लिए आप अपने हाथों को आगे बढ़ाते हैं, तो हाथों को आगे बढ़ाने से ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर के चांसेस हो सकते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट होता है इसका कॉम्बिनेशन जो 3 टाइप से होता है। एक होता है हमारा एंगुलेशन, शिफ्ट एंड रोटेशन। तो एंगुलेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि ये हमारी ये हमारी रेडियस बोन है और ये हमारा यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है।
मिडिल 1/3 पे। जो लोअर 1/3 होगा वो इस टाइप के हो जाएगा, एंगुलेट कर जाएगा, मीन्स रोटेट नहीं होगा, नाइदर शिफ्ट होगा, ये एंगुलेट कर जाता है कॉमनली मीडियल एंड एंटीरियरली। शिफ्ट मीन्स जैसे कि आप जानते ही होंगे, यहाँ से शिफ्ट कर जाएगा आगे की ओर, जैसे ये फ्रैक्चर हुआ है बोन पे और ये शिफ्ट कर गया यहाँ से, ये अपर थर्ड हो गया, ये लोअर थर्ड, ये मीडियली लिटिल शिफ्ट हो जाता है। रोटेशन में क्या होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फ्रैगमेंट, जो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फ्रैगमेंट हो गए वो रोटेट कर जाते हैं, अपने ही एक्सिस पे रोटेट हो जाते हैं। तो इस टाइप का हमें डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलता है, एंगुलेशन, शिफ्ट एंड रोटेशन। सो नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोस कैसे करेंगे हम फोर आर्म के फ्रैक्चर को। तो डायग्नोस करने के लिए हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है कि ये जब भी एक्सरे कराएंगे तो हमें यहाँ पे देखने को मिला कि फ्रैक्चर जो है वो अनडिस्प्लेस्ड है, इसके कोई भी साइंस हमें समझ में नहीं आते हैं, अननोटिस्ड होता है, इसे हम नोटिस नहीं कर पाते क्योंकि ये अनडिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा मसल्स होती हैं, फ्लेक्सर मसल्स होती है, एक्सटेंसर मसल्स होती है, तो ये बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। इस वजह से हमें यहाँ पे जो फ्रैक्चर हुआ है वो अनडिस्प्लेसमेंट रहता है, सब हम नोटिस नहीं कर पाते कि यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। डायग्नोज करने के बाद हम ट्रीटमेंट डिसाइड करते हैं। जो ट्रीटमेंट दो टाइप से होता है, हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक ऑपरेटिव ट्रीटमेंट होता है। इसमें मीन्स हम ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन कराते हैं। तो जो हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, एक प्राइमरी मोड होता है ट्रीटमेंट करने का, ये हम पहले से भी यूज़ करते आए हैं इसको बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें क्या होता है, ये बहुत अच्छा बेनिफिशियल इफेक्ट देता है। इसमें एबिलिटी होती है कि ये जो फ्रैक्चर हुआ है उसे फिर से एक अलाइनमेंट ले आए और उसे रिडक्शन कर सके। तो मोस्ट जो केसेस होते हैं, जैसे बच्चों में होता है, तो उसमें हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के थ्रू ही इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, उसमें हमें ओपन रिडक्शन की नीड नहीं होती है। रेयरली कुछ केसेस होते हैं जिसमें कि एडल्ट में हो गया देखने को मिलता है कि इस मेथड का यूज़ किया जाता है। चिल्ड्रन में तो हम कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही उसे सही कर सकते हैं। सो देखते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। जो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है इसमें हम क्या कहते हैं, क्लोज रिडक्शन देते हैं, कोई जनरल एनेस्थीसिया देंगे, क्लोज रिडक्शन बाय मैनिपुलेशन के द्वारा। एनेस्थीसिया देके हम क्लोज रिडक्शन देंगे, मैनिपुलेट करेंगे, जिससे कि वो फिर से अपनी ही एक अलाइन में आ जाए। उसके बाद हम प्लास्टर का यूज़ कर देते हैं, जिससे कि वो फिक्स बना रहे, इमोबिलाइज्ड रहे। सो दिस कंसिस्ट ऑफ क्लोज रिडक्शन बाय मैनिपुलेशन अंडर जनरल एनेस्थीसिया एंड इमोबिलाइजेशन इन अबव एल्बो। इमोबिलाइजेशन अबव एल्बो, सॉरी यहाँ पे प्लास्टर कास्ट किससे रहेगा, प्लास्टर कास्ट के थ्रू। सो इसका ट्रीटमेंट का एक टेक्निक है क्लोज मैनिपुलेशन की, हम वो देखते हैं। तो मैनिपुलेशन की जो टेक्निक है, फर्स्ट सबसे पहले क्या हम करते हैं कि एल्बो को फ्लेक्स करते हैं 90 डिग्री पे। 90 डिग्री पे एल्बो जब फ्लेक्स हो जाती है तो सर्जन क्या करता है कि पहले जनरल एनेस्थीसिया प्रोवाइड कर देता है जिससे कि पेन ना हो, और सर्जन ट्रैक्शन अप्लाई करता है हैंड पे, और उसके अगेंस्ट जो हम असिस्टेंट रखते हैं तो वो मतलब ग्रास पे पकड़े हुआ होता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है हमारे, जैसे कि डिस्टल एरिया पे जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उससे डिस्टली एरिया पे जो असिस्टेंट होता है वो ग्राफ्स की होता है, मीन्स अपर आर्म को, जैसे कि हमारे आर्म को उसने होल्ड करके रखा है तो वो वहाँ से काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, और जो सर्जन होता है वो वहाँ से ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा। तो काउंटर और ट्रैक्शन देते हैं तो उससे हमारा क्लोज मैनिपुलेशन, क्लोज रिडक्शन हो जाता है। और इसमें कि जैसे अगर हमारा फ्रैक्चर है वो एंगुलेट डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसे करेक्ट करने के लिए हम ट्रैक्शन देते हैं। तो डिस्टल पार्ट जो होता है फोर आर्म का, उसे हम करेक्ट रोटेट करके अलाइनमेंट में ला के, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसे अलाइनमेंट में ला के उस एरिया पे जहाँ फ्रैक्चर हुआ है उसे रिड्यूस कर देते हैं। उसके बाद हम प्लास्टर कास्ट को अप्लाई कर देते हैं जिससे कि दोनों बोन है वो आपस में मेंटेन हो जाए, जो इंट्रोसिस मेम्ब्रेन का स्पेस है वो भी कम हो जाए। तो कास्ट के थ्रू हम इसको इमोबिलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, और एक्सरे फिर हम कराते हैं 2 से 3 वीक के बाद, और उसके बाद फिर से हम डिटेक्ट करते हैं कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट जो था वो अब नहीं है। सो फर्स्ट हमारे टेक्निक का पॉइंट है, एल्बो को फ्लेक्स करेंगे 90 डिग्री पे, सर्जन अप्लाई करेगा ट्रैक्शन टू हैंड, अपने हाथों से ट्रैक्शन प्रोवाइड करेगा, एंड उसके अगेंस्ट काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड किया जाता है बाई असिस्टेंट ग्रास्पिंग द अपर आर्म, जो काउंटर ट्रैक्शन देते हैं अपर आर्म के थ्रू, सॉरी ग्रास्प भी होता है असिस्टेंट अपर आर्म को, फिर वो काउंटर ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे कि अगर हमारा जो एंगुलेशन और डिस्प्लेसमेंट हुआ है
जैसे कि हमने अभी आपको यहाँ पे बताया था एंगुलेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में, मीडियली और एंटीरियरली हो जाता है। तो इस टाइप का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इससे इस टेक्निक से उसे हम करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट करने के बाद जो उसे फिर रिडक्शन देंगे और हम एल्बो प्लास्टर यूज़ कर देंगे और एक्सरा कराएंगे हम 3 वीक के अंदर इसका एक्सरा कराते हैं। तो ये हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, इसकी टेक्निक हुई। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मीन्स इंटरनल फिक्सेटर की। यहाँ पे भी कुछ पॉइंट है, जैसे कीप बोन अपार्ट, मेंटेन द इंटरोसिस स्पेस, हमें इसको मेंटेन करके रखना। इसके बाद माउंटिंग कास्ट का यूज़ करके और टेक्स्ट कराएंगे 3 वीक्स के अंदर। तो ओपन रिडक्शन में देखते हैं इंटरनल फिक्सेशन, जहाँ पे हम जब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, क्लोज मैनिपुलेशन दे रहे हैं, वो उसमें फेल हो जाते हैं, उससे रिडक्शन नहीं होता है, मेंटेन नहीं होती है पोजीशन प्लास्टर के थ्रू, तो हम उसके बाद ही ओपन रिडक्शन देते हैं। तो ओपन रिडक्शन में क्या होता है कि हम रेडियस और अल्ना पे जब ओपन रिडक्शन देते हैं, उन दोनों को सेपरेट करते हैं, जो फ्रैक्चर हुआ है सेपरेट करके हम उसे फिर से मेंटेन करते हैं। तो इस जो ट्रीटमेंट टेक्निक होती है, इसमें हमें जो क्रॉस यूनियन है उसे अवॉइड करना होता है। क्रॉस यूनियन मीन्स क्या होता है, जैसे कि हमारी रेडियस बोन का फ्रैक्चर है, ये मीडियल 1/3 में फ्रैक्चर हुआ है, और ये हमारी अल्ना बोन का है, यहाँ पे अल्ना बोन का डिसलोकेशन हुआ है। तो जब हम फ्रैक्चर को मेंटेन करने के देते हैं इंटरनल फिक्सेशन, तो यहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पे भी यदि फ्रैक्चर है तो ये वाला इससे हम ऐड कर दें, ये वाला इससे का। तो इसे हम बोलते हैं क्रॉस यूनियन, कि हमारी रेडियस का लोअर 1/3 है वो अल्ना के अपर 1/3 से ऐड हो गया, और हमारे अल्ना का जो लोअर 1/3 है वो हमारे रेडियस के अपर 1/3 से यूनाइट हो गया। तो इस चीज़ को हमें अवॉइड करना होता है, इस चीज़ को ध्यान देना होता है ओपन रिडक्शन में। द रेडियस एंड अल्ना शुड बी अप्रोप्रिएट थ्रू सेपरेट इंसिजन, इंसिजन के थ्रू दोनों को सेपरेट करेंगे, और हमें ध्यान रखना अवॉइड करना है क्रॉस यूनियन को। नेक्स्ट इज प्रीफर टू कंप्रेशन प्लेट एंड इंट्रामेडुलर लीनिंग। जहाँ हम इसे मेंटेन कर देते हैं तो यहाँ पे हम मेंटेन करने के बाद यहाँ पे हम इंट्रामेडुलर नेलिंग या प्लेट का यूज़ करते हैं सपोर्ट के लिए। एंड यदि हमने बहुत ज़्यादा इंसिजन लगाया है तो वहाँ पे हम बोन ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। एंड लिम्ब इमोबिलाइज पोस्ट सर्जरी, हमें इमोबिलाइजेशन रखना है पोस्ट सर्जरी। एक्सटर्नल फिक्सेटर का भी हम यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कुछ एक टेक्निक है, प्लान है ट्रीटमेंट का फोर आर्म बोन का, वो देख लेते हैं। तो इसका जो प्लान होता है फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म बोन, कोई भी वुंड नहीं है, नो वुंड, यदि दोनों बोन पे फ्रैक्चर हुआ है तो ट्रीटमेंट क्या देंगे, और एक बोन का फ्रैक्चर हुआ है तो ट्रीटमेंट क्या देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि एक ही बोन पे फ्रैक्चर हुआ है, दोनों बोन पे नहीं हुआ हो। जब दोनों बोन पे फ्रैक्चर होता है तो हम उसमें चेक करेंगे कि डिस्प्लेस फ्रैक्चर है, अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है। यदि हमारा डिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो हम वहाँ पे ओपन रिडक्शन इंटरनल फिक्सेटर का यूज़ करते हैं। अनडिस्प्लेस फ्रैक्चर है तो उसमें हम ब्रश का यूज़ करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड के लिए। यदि हमारी एक बोन पे ही फ्रैक्चर हुआ है तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इस प्रॉक्सिमल पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है, डिस्टल पार्ट पे फ्रैक्चर हुआ है। उसके बाद जब हम चेक करने के बाद ये देखें कि डिसलोकेशन हुआ है, नो डिसलोकेशन या डिसलोकेशन है। यदि डिसलोकेशन नहीं हुआ है तो हम वहाँ पे एल्बो प्लास्टर कास्ट का यूज़ कर देंगे 4 वीक के लिए, और उसके बाद हम ब्रश का यूज़ करेंगे। और डिसलोकेशन हुआ है तो हम उसमें चेक करेंगे किस टाइप का फ्रैक्चर, किस टाइप का डिसलोकेशन है, गैल्जा फ्रैक्चर है, मोंटेजर फ्रैक्चर है। तो उस फ्रैक्चर को बाद हम चेक करने के बाद वहाँ पे ओपन डायरेक्शन इंटरनल फिक्सेटर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ट्रीटमेंट प्लान होता है कि फ्रैक्चर है, उस चेक करेंगे दोनों बोन पे फ्रैक्चर हुआ है, एक बोन पे फ्रैक्चर हुआ है, दोनों बोन पे हुआ है तो हम ये भी चेक करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट देते हैं। सो ट्रीटमेंट करने के बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इन्हें लिख रखा है, सॉरी ये मैं पहले भूल गई थी, उसके बाद हमने यहाँ पे ऐड ऑन किया है। तो कॉम्प्लिकेशंस में जैसे कि इन्फेक्शन हो गया, बोल्टमानिशेमिया हो गया, डिलेड यूनियन हो गया, माल यूनियन हो गया, क्रॉस यूनियन हो गया, तो इस टाइप की हमें कंडीशंस देखने को मिलती है कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट करने के बाद। तो इन्फेक्शन कैसे हो सकता है, ओपन फ्रैक्चर हुआ है दोनों बोन पे, तो वहाँ पे सेकेंडरी इन्फेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं।
ऑस्टियोमाइलाइटिस होने के चांसेस हो सकते हैं। वोल्कमान इश्केमिया क्या होता है कि जब इंजरी हुई है, हमारी कोई सी नर्व है, फ्लेक्सर कंपार्टमेंट में कोई नर्व है, वो इंजरी हो गई है उस नर्व में, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई जो है इंटरप्ट हो जाएगी, तो वहाँ पे इश्केमिया हमें देखने को मिलता है। डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन में क्या होता है कि ये यहाँ पे यूनियन फॉर्मेशन नहीं हो पाती है, हमारी ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है, तो उस कंडीशंस में न्यूट्रिएंट सप्लाई भी कम हो जाती है और हमारी बोन तक प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे डिलेड यूनियन या नॉन यूनियन के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। माल यूनियन में क्या होता है कि फेलियर हो जाता है कि हम सही से अच्छे से रिडक्शन नहीं दे पाते हैं ट्रीटमेंट के टाइम। जब हमारा गुड रिडक्शन नहीं होता है तो वहाँ पे बोन जो होती है वो उसमें माल यूनियन देखने को मिलता है, क्योंकि वो पोजीशन होती है, वो अनएक्सेप्टेबल पोजीशन होती है, डिफॉर्मिटी होती है, मूवमेंट में लिमिटेशन आने लगता है। तो इस वजह से वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट जो होता है वो देने से माल यूनियन, जैसे कि ट्रीटमेंट दिया मैंने, ओपन रिएक्शन इंटरनल फिक्सेशन का दिया, पर वो ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया है। प्लेट्स का यूज़ भी कर दिया, बोन ग्राफ्टिंग यूज़ कर दी, पर वो जो मेंटेन कंडीशंस करनी चाहिए वो मेंटेन नहीं हो पाया, तो वहाँ पे माल यूनियन देखने को मिलता है। एक लास्ट हमारा होता है क्रॉस यूनियन। तो क्रॉस यूनियन में क्या होता है कि रेडियस और अल्ना का जो फ्रैक्चर हुआ है वो ज्वाइन जो होता है एक दूसरे से हो जाता है, अदर ब्रिज ऑफ कैलस से ज्वाइन हो जाता है, दूसरे बोन के कैलस से जब ज्वाइंट हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस यूनियन। तो इस टाइप का जब यूनियन हो जाता है तो उसमें कंप्लीट लिमिटेशन हो जाता है वही फोर आर्म बोन पे, और वो रोटेट नहीं हो पाती है। तो इस टाइप के फ्रैक्चर को हम बोलते हैं क्रॉस यूनियन फ्रैक्चर। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा फ्रैक्चर ऑफ फोर आर्म बोन के बारे में, जिसमें आज हमने डिस्कस किया है कि कैसे फ्रैक्चर होता है, उसका इंट्रोडक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया है, डायग्नोसिस किया, ट्रीटमेंट देखा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, ऑपरेटिव ट्रीटमेंट देखा, ट्रीटमेंट प्लान भी डिसाइड किया, और उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशन जो होता है वो भी डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं मोंटेजा फ्रैक्चर के बारे में। वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम मोंटेजा फ्रैक्चर डिसलोकेशन और गैल्जिया फ्रैक्चर डिसलोकेशन का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।